नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। लक्ष्मी मीना जी, गुड इवनिंग। तो हमारी चर्चा चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स मीन्स एंड यूटिलिटी, राजनीतिक सिद्धांत और उसका अर्थ और महत्व, इस पे चर्चा चल रही थी। तो इसके संबंध में एक क्लास हो गई है आपकी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसके जो दो अंग या शाखाएं हैं, एक राजनीतिक दर्शन और दूसरा राजनीतिक विज्ञान, इन दोनों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में फिर हम राजनीतिक सिद्धांत का महत्व व उपयोगिता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के जो दो अंग या शाखाएं हैं। लाल सिंह जी, गुड इवनिंग। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ व उपयोगिता, अर्थ व उपयोगिता। तो इसमें हम चर्चा करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंग या शाखाएं। राजनीतिक सिद्धांत के अंग या शाखाएं। तो राजनीतिक सिद्धांत के दो अंग हैं या दो शाखाएं हैं। दो अंग हैं या दो शाखाएं हैं। एक है राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, और दूसरा है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान, ये दो अंग हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक दर्शन पर कि राजनीतिक दर्शन क्या है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान पर। तो राजनीतिक सिद्धांत के दो अंग हैं, एक राजनीतिक दर्शन और दूसरा राजनीतिक विज्ञान। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दर्शन क्या है, उसके बाद हम राजनीतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दर्शन, देखो राजनीतिक दर्शन का जो संबंध है ये परंपरागत राजनीति से है या मानकीय राजनीति से। इसका जो संबंध है राजनीतिक दर्शन का, ये है परंपरागत राजनीति से। ये इस परंपरागत को मानकीय राजनीति भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीति या मानकीय राजनीति से राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन का संबंध है। राजनीतिक दर्शन का जनक की हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है प्लेटो को। यूनानी विचारक प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। राजनीतिक जो दर्शन है इसका लक्ष्य होता है उत्तम जीवन की प्राप्ति। नहीं, राजनीतिक लक्ष्य जो दर्शन है इसमें यही बातें सुझाई जाती हैं कि उत्तम जीवन, अच्छे शासन, अच्छे राज्य की स्थापना कैसे की जाए। तो इसमें विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न संकल्पनाएं सुझाई जाती हैं जिनके आधार पर एक अच्छे समाज, एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। जैसे हम प्लेटो की ही बात करें तो प्लेटो ने एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए आदर्श राज्य व्यवस्था के सिद्धांत दिया कि आदर्श राज्य कैसा होगा या आदर्श राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। यानी इस पे मुख्य जो बल होता है वो चाहिए पर होता है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसका जो लक्ष्य होता है उत्तम जीवन की प्राप्ति, अच्छे समाज
अच्छे समाज व अच्छे राज्य। श्रेष्ठ शब्द यूज कर सकते हैं, श्रेष्ठ समाज या श्रेष्ठ राज्य, या अच्छे समाज व अच्छे राज्य का निर्माण करना का निर्माण। तो राजनीतिक दर्शन का लक्ष्य होगा अच्छे जीवन की उत्तम जीवन की प्राप्ति और अच्छे समाज और अच्छे राज्य का निर्माण करना। जैसे हम प्लेटो में चले तो प्लेटो ने आदर्श राज्य व्यवस्था सिद्धांत दिया, जिसमें दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिक शासक उसका शासन करने वाला होगा। तो उसमें कुछ मानक मूल्य सुझाए कि इन मानकों या मूल्यों के आधार पर दार्शनिक शासक द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना होगी, जिसमें न्याय की बात की, शिक्षा की बात की थी, साम्यवाद की बात की थी, 3 वर्गों की बात की थी, तीनों वर्गों के अपने अपने कार्य होंगे। यानी इसमें जो बल दिया जाता है वो मुख्यतः मूल्य पर बल दिया जाता है, आदर्शों पर बल दिया जाता है, मानकों पर बल दिया जाता है। तो इसमें राजनीतिक दर्शन में तथ्यों के साथ साथ तथ्य तो इसमें रहते ही हैं, और तथ्यों के साथ साथ मूल्यों, आदर्शों, मानकों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तथ्य तो कोई भी अवधारणा दी, जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा दी, आदर्श राज्य की अवधारणा दी, तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्य पेश किए प्लेटो ने। तो तथ्य तो होते ही होते हैं, साथ में इसके कुछ मानक बताए या आदर्श बताए या मूल्य बताए। किसमें दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिक शासक के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात की, दार्शनिक शासक के लिए साम्यवाद की बात की, न्याय पर आधारित होगा। तो जो मूल्य स्थापित किए, आदर्श स्थापित किए, उन पे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो राजनीतिक दर्शन में मूल्यों पर, आदर्शों पर और मानकों पर ज़्यादा बल दिया जाता है तथ्य के बजाय। वैसे इसमें तथ्य और मूल्य दोनों शामिल होते हैं, और राजनीतिक विज्ञान में केवल तथ्य शामिल होते हैं, वस्तु स्थिति या वास्तविकता शामिल होती है, वहाँ मूल्य नहीं होते हैं राजनीतिक विज्ञान में। तो जनक प्लेटो हो गया, लक्ष्य हो गया उत्तम जीवन की प्राप्ति, अच्छे समाज व अच्छे राज्य का निर्माण, और तथ्यों के साथ साथ मूल्यों, आदर्शों, मानकों पर भी इसमें बल दिया जाता है। आगे हम बात करें तो ये जो राजनीतिक दर्शन है ये क्या होना चाहिए पर आधारित होता है। ये जो दर्शन है ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए पर आधारित होता है। क्या होना चाहिए पर आधारित होता है मतलब अरस्तु के आदर्श राज्य व्यवस्था की जो बात, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की बात की, उसमें क्या होना चाहिए, इस बात का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया कि इस आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा होना चाहिए, इस आदर्श राज्य में 3 वर्ग होने चाहिए, यह आदर्श न्याय पर स्थापित होना चाहिए, दार्शनिक शासक के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए पर यह बल देता है। तो इसमें जो आधारित होता है वो होता है क्या होना चाहिए, यानी आदर्श, मानक और मूल्य पर यह आधारित होता है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक जो दर्शन है ये द्वितीयक आंकड़ों के अध्ययन पर बल देता है, द्वितीयक आंकड़ों पर के अध्ययन पर बल देता है। द्वितीयक आंकड़े मतलब पुस्तक पर आधारित या सुने सुनाए आंकड़े, यानी दूसरे से ग्रहण किए गए आंकड़े, किसी दूसरे से पुस्तक के रूप में ग्रहण करना, उससे सुनकर ग्रहण करना। तो दूसरे से ग्रहण किए गए आंकड़े जैसे पुस्तकों के आंकड़े, इनको कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े, यानी दूसरे से जो ग्रहण किए जाते हैं। तो राजनीतिक दर्शन में अध्ययन पर जो बल दिया जाता है वो द्वितीयक आंकड़ों पर
दिया जाता है, यानी पुस्तकों के आंकड़ों पर बल दिया जाता है इसमें। ये जो राजनीतिक दर्शन है ये समष्टिवादी होता है, समष्टिवादी होता है। राजनीतिक दर्शन समष्टिवादी होता है, यानी किसी भी विषय की सभी बातों को शामिल करके अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें एक बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है और उस बड़ी इकाई से संबंधित सभी बातों का अध्ययन राजनीतिक दर्शन में किया जाता है। यानी समष्टिवादी है, यानी किसी भी विषय वस्तु की जब बात की जाती है तो उसको संपूर्ण रूप से या संपूर्ण दृष्टि से उस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है या उसके बारे में संपूर्ण विवरण उसका दिया जाता है उस विषय वस्तु का। यानी इसमें एक बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है, बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक दर्शन में समष्टिवादी है और इसमें एक बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे बड़ी इकाई, जैसे हम मान लें कि राज्य, अब राज्य की से संबंधित सभी बातें इसमें शामिल हो जाएंगी, यानी उसमें निवास करने वाले वर्ग, उसमें निवास करने वाली जनता, उसका शासक, सरकार, अन्य संस्थाएं, न्यायपालिका, यानी सभी जो राज्य से संबंधित जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक अवधारणाएं हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। यानी सभी का अध्ययन राजनीतिक दर्शन में किया जाएगा। यानी ये कैसा है? समष्टिवादी है। ये जो राजनीतिक दर्शन होता है ये समस्याओं के अध्ययन में ज़्यादा रुचि रखता है। इसमें जो बल होता है राजनीतिक दर्शन में वो समस्याओं के अध्ययन पर ज़्यादा होता है, समस्याओं के अध्ययन पर ज़्यादा होता है, अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है या ज़्यादा रुचि होती है। यानी राजनीति से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ सुझाए जाते हैं। यानी यहाँ जैसे हमने कल की क्लास में बात की थी, समालोचना, जो राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य, समालोचना, पुनर्निर्माण और व्याख्या। यानी यहाँ समस्याएं आई, अब समस्याओं की सबसे पहले समालोचना होगी और फिर उसकी पुनर्निर्माण की बात की जाएगी। जैसे हम प्लेटो के उदाहरण से समझें, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया, प्लेटो का न्याय सिद्धांत याद आ रहा हो तो सबसे पहले प्लेटो ने तत्कालीन समाज में जो न्याय व्यवस्था में जो समस्याएं थी उनकी आलोचना की, यानी 3 न्याय सिद्धांतों की आलोचना की और फिर उसके बाद पुनर्निर्माण किया, यानी अपनी न्याय व्यवस्था की स्थापना की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वो समस्याओं पर बल दिया जाता है और समस्याओं से संबंधित एक तो समालोचना हो गई और पुनर्व्याख्या। यानी पहले तो जो प्रचलित व्यवस्था है उसकी समालोचना की जाएगी, उसमें निहित समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद में उसके उपाय के रूप में एक नई व्याख्या बताई जाएगी, यानी पुनर्निर्माण उस सामाजिक व्यवस्था में किया जाएगा। जैसे प्लेटो ने किया था, पहले उसके समय प्रचलित जो न्याय के 3 सिद्धांत थे उनकी वह आलोचना करता है और उसके बाद जाकर अपने न्याय सिद्धांत की वो स्थापना करता है। तो इसमें किस पर बल दिया जाता है? राजनीतिक दर्शन में समस्याओं के अध्ययन पर ज़्यादा बल इसमें दिया जाता है। आगे हम बात करें व्यवहारवादियों के अनुसार इसका पतन हो रहा है। व्यवहारवादियों के अनुसार, अभी ये जब व्यवहारवाद पढ़ेंगे तब इस पे ज़्यादा चर्चा हो जाएगी कि कैसे पतन हो रहा है। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक दर्शन का पतन हो रहा है, तो अभी इस पे चर्चा जब व्यवहारवाद को हम पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। आगे हम बात करें, ये जो राजनीतिक दर्शन होता है ये मूल्य और नैतिकता पर अधिक बल देता है, मूल्य और नैतिकता पर अधिक बल देता है। कि इसमें
ऐसे कार्य सुझाए जाते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं, मानकों पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। यानी व्यक्ति के कार्यों को नैतिकता के आधार पर परखा जाता है इस राजनीतिक दर्शन में। तो इसी कारण राजनीतिक दर्शन है ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दर्शन नैतिकता और दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें नैतिकता पर बल दिया जाता है। जैसे नैतिकता की हम बात करें कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता में हनन नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जो नीति की जो बातें हैं वो इसमें आ जाती हैं राजनीतिक दर्शन में। एक शासक के कार्य भी नैतिकता के आधार पर सुझाए जाते हैं कि उसको प्रजा का पालन करना चाहिए, प्रजा को अपने बच्चे या अपनी संतान की तरह मानकर उसका पालन करना चाहिए। और प्रजा का भी नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह शासक को अपने पिता माता के समान माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो सारी बातें नैतिकता पर आधारित होती हैं। इसी कारण ये मूल्य और नैतिकता पर अधिक बल देता है। इसमें के अध्ययन में जो पद्धति अपनाई जाती है उसको कहा जाता है चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति। यानी राजनीतिक दर्शन में अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन में चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक दर्शन में चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो ऐसी अध्ययन पद्धति, इसी से हम शब्द पकड़ लें, चिंतन मनन करके कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यानी किसी भी विषय वस्तु को लेकर उस पर चिंतन मनन किया जाए और विभिन्न तर्कों के आधार पर उसके निष्कर्ष निकाले जाएं। यानी प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत की बात की उसी को हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है। हम इसी सिद्धांत को बार बार इसलिए ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले तर्क के आधार पर प्लेटो ने 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन किया। 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन किया किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। और फिर तर्क के आधार पर ही एक नई न्याय व्यवस्था बताई। नई न्याय व्यवस्था भी तर्क के आधार पर। यानी इस पद्धति में तर्क के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और अलग अलग व्यक्ति के तर्क अलग अलग हो सकते हैं। इसी कारण राजनीतिक दर्शन में एक ही विषय वस्तु को लेकर अनेक मान्यताएं और अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। जैसे हम न्याय सिद्धांत ही पढ़ेंगे, हमारे यहाँ इसमें अवधारणाओं में है भी न्याय। तो न्याय के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक विचार आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो राजनीतिक दर्शन में एक ही सिद्धांत, एक ही समस्या को लेकर या एक ही विषय वस्तु को लेकर अनेक मान्यताएं, अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि तर्क पर आधारित होता है और तर्क अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। तो ये चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति को इसमें अपनाया जाता है, जो तर्क पर के आधार पर किसी भी विषय वस्तु के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इसी कारण एक ही विषय वस्तु को लेकर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग निष्कर्ष हो सकते हैं। तो इसकी अध्ययन पद्धति कैसी हो गई राजनीतिक दर्शन की? चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति। तो चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति हो गई होगी क्लियर। आगे हम बात करें कि राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक स्थिति में व्यक्ति को क्या क्या करता है और क्या क्या करना चाहिए, इस बात का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक स्थिति में व्यक्ति क्या क्या करता है, का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद सुझाया जाता है कि व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, यानी पहले तो इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति क्या क्या करता है, और उसके बाद में ये सुझाव दिए जाते हैं कि व्यक्ति को क्या क्या करने
चाहिए। इस बात को भी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत से समझ सकते हैं कि पहले प्लेटो बताता है कि समाज के जो 3 न्याय सिद्धांत हैं उसमें क्या क्या व्यक्ति करता है, तीनों के बारे में बताता है, और फिर उसके बाद में खुद की न्याय व्यवस्था देता है, फिर सुझाता है कि ऐसा होना चाहिए, यानी व्यक्ति को ये करना चाहिए। तो पहले तो क्या क्या करता है इस बात को प्लेटो समझाता है न्याय दर्शन में 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन करके, और फिर नई न्याय व्यवस्था देता है इन क्या क्या करना चाहिए। तो पहले इसमें व्यक्ति क्या क्या करता है और फिर क्या क्या करना चाहिए, राजनीतिक स्थिति में इसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दर्शन में इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन में पहले तो तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, यानी व्यक्ति क्या क्या करता है, मतलब तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है। इसमें पहले तो निरीक्षण किया जाता है। राजनीतिक दर्शन में सबसे पहले किया जाता है तथ्यों का निरीक्षण, यानी प्लेटो ने समाज में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया, निरीक्षण किया, न्याय व्यवस्था का निरीक्षण किया, तो तथ्यों का निरीक्षण किया, और उसके बाद में इसमें शुभ अशुभ, उचित अनुचित के बारे में बताया जाता है। प्लेटो ने प्रचलित न्याय व्यवस्थाओं को गलत बताया, फिर उसके बाद में क्या शुभ हो सकता है, क्या उचित हो सकता है, ये बताया। तो पहले तो इसमें राजनीतिक दर्शन में तथ्यों का निरीक्षण किया जाएगा, और निरीक्षण के बाद में शुभ अशुभ, उचित अनुचित यानी मूल्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, उचित अनुचित के बारे में बताया जाएगा, के बारे में बताया जाएगा। यानी शुभ अशुभ उचित अनुचित हैं मूल्य, आदर्श, मानक, मूल्य, आदर्श, मानक। यानी पहले तथ्यों का निरीक्षण किया जाएगा राजनीतिक दर्शन में, उसके बाद में मानक, मूल्य या आदर्श निर्धारित किए जाएंगे। और हम बात करें राजनीतिक दर्शन की, राजनीतिक दर्शन में अवधारणाओं या संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। राजनीतिक दर्शन से अवधारणाओं या संकल्पनाओं, अवधारणाओं या संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। यह राजनीतिक दर्शन अवधारणाओं या संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करता है। अवधारणा या संकल्पनाएं जैसे प्राकृतिक न्याय हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया, प्राकृतिक कानून जैसे शब्द हो गए, मानव गरिमा हो गए, आदि ये जो शब्द हैं ये अवधारणाएं हो गई। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा। अब राजनीतिक दर्शन से इनके स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। यानी अनेक जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अपने तर्क के आधार पर बताया कि प्राकृतिक न्याय क्या है, उन्होंने अपने अपने तर्क के आधार पर बताया कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। यानी राजनीतिक दर्शन से प्राकृतिक न्याय का स्पष्टीकरण होता है, प्राकृतिक अधिकार का स्पष्टीकरण होता है, प्राकृतिक कानून, मानव गरिमा, ये जितनी भी अवधारणाएं हैं इनका स्पष्टीकरण न्याय से होता है। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, विकास आदि जितनी भी अवधारणाएं हैं इनका स्पष्टीकरण दर्शन के माध्यम से होता है। यानी दार्शनिक जो होते हैं अपने अपने विचार देते हैं और उन विचारों को हम पढ़ते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष पर पूछते हैं कि है क्या, न्याय क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो अवधारणाओं और संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में सहायक होता है राजनीतिक दर्शन। और ये जो संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं अनुभवातीत होती हैं, अनुभवातीत, और मूल्यों से जुड़ी होती हैं, मूल्यों से जुड़ी हुई होती हैं। ये संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं ये अनुभवातीत यानी अनुभव से परे होती हैं,
साथ ही मूल्यों से जुड़ी होती हैं। जैसे बात की प्राकृतिक न्याय की, अब इसमें होब्स, लोक, रूसो जैसे हमने पढ़ा था, तो इन्होंने प्राकृतिक न्याय की बात की, प्राकृतिक अवस्था की बात की, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की थी, प्राकृतिक अवस्था बताई। अब इन्होंने अपने अपने तर्क के आधार पर प्राकृतिक अवस्था बता दी, लेकिन वो अनुभव पर आधारित नहीं थी, वो केवल तर्क पर आधारित थी, अनुभव से वो परे थी, और साथ में ही उसमें मूल्य जुड़े हुए थे। उस प्राकृतिक अवस्था के इन्होंने कुछ मानक मूल्य या आदर्श बताए, तो मूल्यों से जुड़ी हुई थी। तो राजनीतिक दर्शन में जो संकल्पनाएं होती हैं ये अनुभव से परे होती हैं और मूल्यों से जुड़ी हुई होती हैं। यानी राजनीतिक दर्शन का जो संबंध होता है उन शाश्वत समस्याओं से होता है जो मानव के सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। यानी राजनीतिक दर्शन का जो संबंध है उन शाश्वत समस्याओं से होता है, उन शाश्वत समस्याओं से होता है, शाश्वत समस्याओं से होता है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। राजनीतिक दर्शन में उन शाश्वत समस्याओं पर विचार किया जाता है, उन शाश्वत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से सामान्यतः जुड़ी हुई होती हैं। तो ये संबंध की बात हो गई। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन पे, जो बातें थी वो हो गई हैं, और मैं आशा करता हूँ कि राजनीतिक दर्शन है ये कुछ समझ में भी आया होगा, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी कि राजनीतिक दर्शन क्या है। सभी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताना एक बार। राजनीतिक दर्शन के संबंध में कुछ बातें क्लियर हुई या नहीं हुई। मैंने काफ़ी सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है? आगे चलें। राजनीतिक विज्ञान पर बात कर लें। ओके, एक बार रिपीट। ये हल्का सा रिपीट कर देते हैं। राजनीतिक दर्शन, यानी राजनीतिक दर्शन का जनक वनक ये तो नॉर्मल बातें हैं, प्लेटो है, ये बात तो हो जाएगी। यानी इसका जो संबंध है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका संबंध है मूल्यों से, आदर्शों से, मानकों से। मूल्यों से, आदर्शों से, मानकों से इसका संबंध है। तथ्य तो इसमें शामिल होते ही हैं। तथ्य का मतलब है कि वो बातें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, यानी अनुभव और देखी हुई बातों को हम क्या कह सकते हैं? तथ्य। यानी वर्तमान जो वस्तु स्थिति है ये है तथ्य। और मूल्य, मानक या आदर्श की बात करें तो हम किसी भी विषय को लेकर उसके कुछ मानक निर्धारित कर सकते हैं, उसके कुछ मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य व्यवस्था की बात की, तो आदर्श राज्य व्यवस्था की कुछ मूल्य मानक प्लेटो ने बताए कि आदर्श राज्य व्यवस्था में दार्शनिक का शासन होगा, वह साम्यवाद और स्त्री और संपत्ति का उसके लिए साम्यवाद होगा, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था बताई। तो कुछ आदर्श उसमें बताए गए। तो इन्हीं का संबंध होता है किससे? राजनीतिक दर्शन से। यानी इसमें पहले तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, इसमें पहले तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है। मतलब जो प्रचलित व्यवस्था है, जो प्रचलित व्यवस्था है, प्रचलित जो व्यवस्था है इसका निरीक्षण किया जाता है।
और उसके बाद में इस प्रचलित व्यवस्था में कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अब ये सुझाव जो दिए जाएंगे ये क्या होंगे, मानक होंगे या मूल्य होंगे या आदर्श होंगे, यानी ऐसा होना चाहिए। इसमें सुझाव दिया जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी हम इसको और सिंपल उदाहरण से समझें कि प्रचलित व्यवस्था, यानी हम हमारे उदाहरण से ले लें कि जैसे आप में से कई हैं जो 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं। वस्तु स्थिति ये है, तथ्य है कि आप 3rd ग्रेड टीचर हैं, लेकिन आपको सुझाव दिया गया कि आप तैयारी करें और आप 1st ग्रेड बन जाओगे। और 1st ग्रेड के लिए जो सपने दिखाए गए कि इतनी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, बड़े बच्चे पढ़ाने के लिए मिलेंगे और इसके लिए ये योग्यता है, तो वो सारे क्या हो गए, मूल्य हो गए, आदर्श हो गए, जिनको आपको प्राप्त करना है। तो पहले प्रचलित व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, फिर उसके बाद में मूल्य जो निर्धारित किए गए उनको प्राप्त करना है, यानी ऐसा होना चाहिए, पर इसमें बल दिया जाता है। साथ ही इसमें जितनी भी संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। संकल्पनाओं का, अवधारणाओं का इसमें स्पष्टीकरण किया जाता है। संकल्पनाएं या अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है, यानी जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जैसे प्राकृतिक अवस्था को लेकर है, हमने पढ़ा था, थिंकर साहब को थोड़े बहुत याद आ रहे हो, प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई वहां, प्राकृतिक न्याय की बात की गई। वेस्टर्न थिंकर्स में थोड़ा सा भी आपको कुछ याद आ रहा हो तो वहां हमने इन शब्दों की चर्चा की थी। और प्रत्येक अवधारणा है, इस पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार थे, और उन विचारों को पढ़ के हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी होगी। यानी होगी मतलब हमने देखी नहीं है, होगी पहले की बात होगी, यानी वो अनुभव से परे है, अनुभवातीत है, अनुभव से परे है और मूल्यों पर आधारित है। यानी प्रत्येक विचारक ने उसके कुछ मूल्य मानक बताए कि ऐसी थी। अब वो थी या नहीं थी ये अनुभव से परे है, हम केवल उन मूल्यों के आधार पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसी थी। यानी स्पष्टीकरण होता है कि हाँ प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी, जिसको हमने देखा नहीं। तो राजनीतिक दर्शन है ये, विभिन्न संकल्पनाएं, अवधारणाएं हैं, इनके स्पष्टीकरण में सहायक होता है। चलते हैं अब हम राजनीतिक विज्ञान पर। अब राजनीतिक दर्शन अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी जब राजनीतिक विज्ञान पर हम बात करेंगे तो कंपेयर करके जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान को कंपेयर करते चलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की। तो जहां राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो है, वहीं राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु है। और अरस्तु पर तो हमने 2-3 बार चर्चा कर ली कि ये जिसका जनक क्यों है, क्योंकि जब अरस्तु पढ़ा था तब हमने चर्चा की थी। कल जब हमने राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से शुरुआत की थी तब हमने चर्चा की थी कि इन्होंने को राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया, पॉलिटिक्स, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स, और उस पुस्तक पॉलिटिक्स में इन्होंने राजनीति को दर्शन और नैतिकता से अलग किया, दर्शन और नैतिकता से पृथक किया, और दर्शन और नैतिकता से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया, उसको वैज्ञानिक रूप दिया। इस कारण इनको कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीति शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति। राजनीति विज्ञान का नहीं, राजनीति का, राजनीति विज्ञान का तो गॉडविन और मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट आती है, मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट और गॉडविन, ये 2 नाम आते हैं। और कुछ बुकों में इसका नाम वो मिलता है एडम्स, अमेरिका का एडम्स है, उसका नाम भी इसके बारे में मिलता है, तो वो अभी हम बात करेंगे। तो जनक इसका कौन है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है।
राजनीति विज्ञान का प्रभाव की हम बात करें तो इसका प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद से माना जाता है, व्यवहारवाद से माना जाता है। यानी राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद से मानी जाती है। यानी प्राचीन काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक जो राजनीतिक सिद्धांत था उसको कहा जाता था राजनीतिक दर्शन। जो राजनीतिक सिद्धांत था उसको कहा जाता था राजनीतिक दर्शन। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद के प्रारंभ से राजनीतिक सिद्धांत को कहा जाने लग गया राजनीतिक विज्ञान। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत हो जाती है राजनीतिक सिद्धांत में और उससे पहले राजनीतिक दर्शन हो गया। तो प्रभाव की हम बात की, और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है वो अमेरिकन विचारकों या विद्वानों में देखा जाता है, अमेरिकन विद्वानों। यानी राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत अमेरिकन वैज्ञानिकों से होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिकन वैज्ञानिकों में देखा जाता है। और राजनीति विज्ञान का जो सबसे पहले प्रयोग किया राजनीतिक विज्ञान शब्द का, राजनीतिक विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग की हम बात करें तो इसमें नाम आता है एक तो गॉडविन का, गॉडविन और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, गॉडविन, ऑस्टिन और ये नाम मैं लिख देता हूँ इनको साफ करके कि आपको भी समझ में आ जाए नाम थोड़ा सा। तो सबसे पहले प्रयोग किया गॉडविन, ऑस्टिन व मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। गॉडविन, ऑस्टिन व मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ पुस्तक बताती हैं कि हर्बर्ट बोक्स्टर एडम्स अमेरिका के विद्वान हैं, हर्बर्ट बोक्स्टर एडम्स। इन्होंने किया 1877 में। तो कुछ पुस्तक हर्बर्ट बोक्स्टर एडम्स की भी बात करती हैं कि 1877 में इन्होंने किया था हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के समय। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के समय इन्होंने प्रयोग किया था। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के समय। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसे आया है, वहाँ गॉडविन, ऑस्टिन या और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का नाम है या फिर हर्बर्ट बोक्स्टर एडम्स का है, और दोनों का बाई चांस आता है तो ज़्यादा सही ये है गॉडविन, ऑस्टिन और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। बाकी कुछ बुक्स बताते हैं कि हर्बर्ट बोक्स्टर एडम्स ने 1877 में राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और इन्होंने प्रयोग किया था हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के समय। तो ये अब दोनों ही आप ध्यान रखें और अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ आंसर दें, और दोनों आते हैं तो फिर गॉडविन, ऑस्टिन और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट को चुनें। और हम बात करें तो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो पहली संस्था की स्थापना हुई थी वो 1871 में हुई थी पेरिस में,
द फ्री स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पहली संस्था, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पहली संस्था की हम बात करें तो पहली संस्था की स्थापना 1871 में हुई, पेरिस में हुई, और इस संस्था का नाम था द फ्री स्कूल पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, द फ्री स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहली संस्था राजनीतिक विज्ञान की है 1871 में पेरिस में, द फ्री स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो राजनीतिक विज्ञान की पहली संस्था हो गई। और हम बात करें इससे संबंधित जो पहला जनरल था, इसी संस्था के द्वारा द फ्री स्कूल ऑफ नहीं, इस संस्था के द्वारा नहीं, पेरिस की है, एक और संस्था है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ये कोलंबिया की संस्था है, कोलंबिया। और इस संस्था ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल का आरंभ किया था, द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो पहली जर्नल प्रकाशित हुई वो थी द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल, और ये जर्नल प्रकाशित की गई थी स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया से। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पहली जर्नल हो गई द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल, और इसका प्रकाशन किया गया स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया के द्वारा। 1903 की हम बात करें तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है 1903 में। उन्नीस में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो 1930 में स्थापना होती है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 में होती है। इसी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू जर्नल नाम का प्रकाशन किया गया। तो 1906 में इस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू नामक जर्नल का प्रकाशन किया गया, तो 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है, और इस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू नामक जर्नल का प्रकाशन किया जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की स्थापना 1949 में होती है यूनेस्को के अंतर्गत। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की स्थापना 1949 में हुई और इसकी स्थापना हुई यूनेस्को के अंतर्गत हुई। आगे हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की स्थापना 1949 में यूनेस्को के अंतर्गत होती है।
यानी जो राजनीतिक विज्ञान के जो समर्थक हैं, ये राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, स्वतंत्र विषय के रूप में। और इससे पहले जो दर्शन था, राजनीतिक जो दर्शन था, ये दर्शन राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं मानता था, बल्कि राजनीति का अध्ययन दर्शन शास्त्र के साथ होता था। तो जो राजनीतिक दर्शन है, इसमें तो राजनीति का अध्ययन दर्शन शास्त्र के साथ होता था, दर्शन शास्त्र के साथ होता था। लेकिन राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं, इन्होंने इसको स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने पर बल दिया और स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान का जन्म हो गया। इससे पहले राजनीति की चर्चा दर्शन शास्त्र के साथ होती थी और इन्होंने कहा कि राजनीति का अलग से अध्ययन किया जाए, यानी स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाए। जहां राजनीतिक दर्शन ने तथ्यों के साथ मूल्यों पर बल दिया, नैतिकता पर बल दिया, वहीं राजनीतिक विज्ञान में केवल तथ्यों पर बल दिया जाता है, तथ्यों पर या यथार्थता पर का अध्ययन इसमें किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल तथ्यों और यथार्थों का अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीतिक दर्शन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों, मानकों, आदर्शों, नैतिकता का भी अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में केवल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक आंकड़ों का, और वहीं राजनीतिक दर्शन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। यहाँ केवल प्राथमिक आंकड़ों का मतलब स्वयं द्वारा निर्मित आंकड़ों का, स्वयं द्वारा निर्मित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत द्वितीय आंकड़े मतलब दूसरे के द्वारा दिए गए आंकड़े, जैसे पुस्तक वगैरह से लिए गए आंकड़े का प्रयोग किया गया था राजनीतिक दर्शन में। और राजनीतिक विज्ञान में प्राथमिक आंकड़े यानी स्वयं द्वारा निर्मित आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये व्यष्टिवादी होता है, राजनीतिक जो विज्ञान है ये व्यष्टिवादी होता है। वहीं राजनीतिक दर्शन था वो समष्टिवादी था और एक बड़ी इकाई का अध्ययन करता था राजनीतिक दर्शन, यानी बड़ी इकाई से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किया जाता था राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत। लेकिन ये व्यष्टिवादी है, यानी यहाँ छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी इकाइयों का अध्ययन यहाँ किया जाता है, ये व्यष्टिवादी है। राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रियाओं का और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दर्शन विज्ञान में प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी एक छोटी इकाई ले ली, जैसे छोटी इकाई ले ली संसद या कार्यपालिका, और इस कार्यपालिका या संसद की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, इसके व्यवहार क्या क्या हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। तो छोटी इकाई यानी व्यष्टिवादी है और इसकी प्रक्रियाओं का और व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। यानी एक छोटी इकाई उन्होंने संसद ले ली, अब संसद की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं इनका अध्ययन किया जाएगा, क्या क्या व्यवहार हैं संसद के, इनका अध्ययन इसमें किया जाएगा राजनीतिक विज्ञान में। यानी राजनीतिक जो विज्ञान है ये अनुभूति मूलक पद्धति पर बल देता है। राजनीतिक जो विज्ञान है वो अनुभूति मूलक पद्धति पर के, यानी इसकी अध्ययन जो पद्धति है वो अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति है। अनुभूति मूलक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। तो राजनीतिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है ये अनुभूति मूलक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। और राजनीतिक दर्शन की थी चिंतन मूलक अध्ययन पद्धति थी, और राजनीतिक विज्ञान की है अनुभूति मूलक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। यानी यहाँ जो भी बातें की जाएंगी वो अनुभव के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर,
जो वस्तु स्थिति का यहाँ अध्ययन किया जाएगा, वास्तविकता का यहाँ अध्ययन किया जाएगा। वस्तु स्थिति या वास्तविकता का अध्ययन यहाँ किया जाता है और उसको वास्तविकता या वस्तु स्थिति यानी जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। यानी हम संसद की बात करें तो संसद से संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ हैं, उसके जो भी सांसद हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, इन सब बातों को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ अनुभूति मूलक पद्धति है, यानी यहाँ निरीक्षण और अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति यानी तथ्यों के अध्ययन पर यहाँ बल दिया जाता है। तो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का अध्ययन अनुभव और निरीक्षण के आधार पर किया जाता है, यानी इसकी अध्ययन पद्धति है वो अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति है। जहां राजनीतिक दर्शन में तथ्य, मूल्य, आदर्श, मानक सभी से सरोकार था, वहीं राजनीतिक विज्ञान में केवल तथ्यों से सरोकार है। तो हम बात करें राजनीतिक दर्शन की, तो राजनीतिक दर्शन में का जो सरोकार था वो तथ्यों से भी था। तथ्यों के साथ साथ राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्यों के साथ साथ मूल्यों, आदर्शों, मानकों से था। मूल्यों, आदर्शों और मानकों से था। वहीं राजनीतिक विज्ञान का जो सरोकार है ये केवल और केवल तथ्यों से है। राजनीतिक विज्ञान का जो सरोकार है ये केवल और केवल तथ्यों से है, केवल तथ्यों से है। यहाँ तथ्य भी हैं, मूल्य भी हैं, आदर्श भी हैं, मानक भी हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में केवल और केवल तथ्य हैं। और हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन में अनेक मान्यताएं एक साथ रह सकती हैं। अनेक मान्यताएं, अनेक व्याख्याएं। राजनीतिक दर्शन में अनेक मान्यताएं या अनेक व्याख्याएं एक साथ रह सकती हैं। यानी समाज में, राज्य में एक साथ अनेक मान्यताएं, अनेक व्याख्याएं रह सकती हैं। यानी ये केवल तर्क पर आधारित दी होती हैं, अनुभव पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित होती हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था के संबंध में विभिन्न विचारकों के अपने अपने विचार हैं और सभी चल रहे हैं, अब सभी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में निरीक्षण के आधार पर होती हैं ये मान्यताएं, व्याख्याएं। तो यहाँ केवल एक मान्यता ही रहती है, एक व्याख्या ही रहती है। एक मान्यता या एक ही व्याख्या रहती है, एक ही व्याख्या रहती है। एक मान्यता या एक ही व्याख्या रहती है। यानी कोई पुरानी मान्यता है और उसकी आलोचना हुई, उसकी जगह नई मान्यता आ गई, नई मान्यता आ गई तो पुरानी मान्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, केवल नई मान्यता रहेगी। लेकिन राजनीतिक दर्शन में पुरानी भी रहेगी, नई भी रहेगी। तो एक अंतर यह भी है कि राजनीतिक दर्शन में अनेक मान्यताएं एक साथ रह सकती हैं, जबकि राजनीतिक विज्ञान में पुरानी मान्यता की जगह नई मान्यता आएगी तो पुरानी मान्यता अपने आप रद्द हो जाएगी। जैसे पृथ्वी और सूर्य को लेकर बात हम करें तो पहले इसके बारे में अलग अलग विचारकों के अपने अपने विचार थे। कोई कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कोई कह रहा है कि दोनों चक्कर लगा रहे हैं। कोई मान्यता दे रहा है, जैसे प्राचीन भारत की बात करें कि पृथ्वी है ये किसी बैल के सींग पर टिकी हुई है। तो ऐसी जो मान्यताएं थी वो सभी प्रचलित थी, या भगवान ने अपने अंगूठे पर रखा हुआ है। लेकिन बाद में जब विज्ञान आया
तो विज्ञान में दूरबीन से देखकर ये सिद्ध कर दिया गया कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये मान्यता फिक्स हो गई कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो बात सिद्ध हो गई, इसलिए केवल यही मान्यता रही, लेकिन इससे पहले सारी मान्यताएं थी। दूसरी मान्यता आ गई कि पृथ्वी इसलिए स्थिर है कि सूर्य और पृथ्वी में आपस में गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये स्थिर है। और पहले अलग अलग मान्यता थी, कोई कह रहा था कि बैल के सिर पर टिकी हुई है, कोई कह रहा था कि भगवान ने अंगूठे पर रोक रखा है। तो ये जो मान्यताएं थी वो पहले अलग थी, अलग अलग थी, एक साथ प्रचलित थी। लेकिन अब सिद्ध हो गया कि केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा है। तो एक ही मान्यता है कि पृथ्वी इसलिए है स्थिर है कि वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य और पृथ्वी में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकर्षण बल है, और इसी कारण दोनों आपस में स्थिर हैं, समान दूरी पर टिके हुए हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब केवल एक मान्यता रह गई, तो ये राजनीतिक विज्ञान हो गया। उससे पहले अनेक मान्यता थी, यानी राजनीतिक दर्शन था। तो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन जो राजनीतिक सिद्धांत के अंग हैं, ये दोनों अंग किसके हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अंग हैं। और दोनों को हमने सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। कुछ समझ में आया हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप इसको रिपीट देखें, इस वीडियो को। तो राजनीतिक दर्शन की हमने बात की। शब्द हैं बड़े कंफ्यूज करते हैं, और ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? ये राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। इस राजनीतिक सिद्धांत के दो अंग हैं, ये दो शाखा कह सकते हैं हम, दो शाखा कह सकते हैं। और ये जो था, ये प्राचीन काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक था, द्वितीय विश्व युद्ध तक, विश्व युद्ध तक। और फिर इसकी जगह आ गया राजनीतिक विज्ञान व्यवहारवाद के जन्म के साथ। व्यवहारवाद जैसे ही आया तो ये राजनीतिक विज्ञान आ गया, और सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे चलें या चलें आगे? बताइए, हुआ कुछ कंसेप्ट क्लियर? जी, हंसराज जी कह रहे हैं बिल्कुल हुआ है। तो आगे चलें। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता या महत्व पर। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता या महत्व। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता या महत्व। एक विद्वान है जर्मिनो, जर्मिनो ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें सभी नियमों को जांच करके उन्हें सिद्ध कर दिया जाए, बल्कि समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो जर्मिनो ने कहा कि ये विज्ञान तो है, लेकिन ये समाज शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरने वाला विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह इसमें सभी नियमों की जांच करके उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, केवल इस समाज शास्त्रीय कसौटी पर खरा उतरने वाला विज्ञान है। तो जर्मिनो ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, लेकिन ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें सभी नियमों को जांच कर सिद्ध किया जा सके, जांच कर सिद्ध किया
जा सके, बल्कि ये समाजशास्त्रीय कसौटी पर उतरने वाला विज्ञान है, बल्कि ये समाजशास्त्रीय कसौटी पर उतरने वाला विज्ञान है, ये कहा जर्मेनों ने। तो जर्मेनों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, लेकिन ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें सभी नियमों को जांचकर सिद्ध किया जा सके, बल्कि समाजशास्त्रीय कसौटी पर खरा उतरने वाला विज्ञान है। वहीं हम बात करें प्लमनाज की। प्लमनाज, इनकी पुस्तक है प्लमनाज की द यूजेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द यूजेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द यूजेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये प्लमनाज की पुस्तक है, द यूजेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत न कल्पना उड़ान है, न राजनीतिक विज्ञान न कल्पना उड़ान है, न पूर्वाग्रह है, न बौद्धिक खिलवाड़ है, तो प्लमनाज की पुस्तक है द यूजेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और इसमें इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत न तो कल्पना उड़ान है, न पूर्वाग्रह है, न ही बौद्धिक खिलवाड़ है। आगे हम बात करें डेविड ईस्टन की। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत 3 कार्य करता है। डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत 3 कार्य करता है। तो डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत 3 कार्य करता है। ये 3 कार्य कौन कौन से करता है उसकी हम बात करें तो पहला कारण बताया कि महत्वपूर्ण राजनीतिक कारकों की पहचान, व उनमें अंतर संबंध की व्याख्या करना, अंतर संबंधों की व्याख्या करना। तो पहला कार्य इन्होंने बताया राजनीतिक सिद्धांत का कि राजनीतिक सिद्धांत जो महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक हैं उन महत्वपूर्ण राजनीतिक कारकों की पहचान करता है, और महत्वपूर्ण राजनीतिक कारकों की पहचान कर जो विभिन्न कारक जो पहचाने गए हैं उनमें आपस में जो अंतर संबंध हैं उनकी व्याख्या करता है राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा कार्य इन्होंने बताया राजनीतिक सिद्धांत का कि विभिन्न विचारकों में या विभिन्न शोधकर्ताओं में
रूपरेखा पर आम सहमति बनाना। सैद्धांतिक रूपरेखा पर आम सहमति बनाना। यानी किसी भी विषय वस्तु को लेकर जो विभिन्न शोधकर्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों में आम सहमति बनाने का कार्य किसका होता है? राजनीतिक सिद्धांत का होता है। और अगला कार्य जो डेविड स्टर्न ने बताया राजनीतिक सिद्धांत का, उसकी हम बात करें। 3 कार्य बताए डेविड स्टर्न ने। अगला जो कार्य इन्होंने बताया वो बताया कि कम से कम एक सैद्धांतिक रूपरेखा या संकल्पना समूह का निर्माण करना। संकल्पना समूह का निर्माण करना। समूह का निर्माण करना। एक सैद्धांतिक रूपरेखा या संकल्पना समूह का निर्माण करना, यानी सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत है वो सब महत्वपूर्ण जो राजनीतिक कारक है उसकी पहचान करेगा। उन महत्वपूर्ण कारकों के आपस में जो अंतर संबंध हैं उनकी व्याख्या करेगा। और ये जो कारक खोज लिए गए, अब इन कारकों से संबंधित जो शोधकर्ता हैं वो विभिन्न सिद्धांत देंगे। उन सिद्धांतों की जो रूपरेखा है उस पर आम सहमति की बनाएगा। और आम सहमति बन जाने के बाद में एक सिद्धांत रूपरेखा तैयार करेगा। इन सभी सिद्धांत जो सभी शोधकर्ताओं की जो सिद्धांतिक रूपरेखा है उन सभी को मिलाकर उनके निष्कर्ष रूप में एक सैद्धांतिक रूपरेखा या एक संकल्पना का निर्माण करेगा राजनीतिक सिद्धांत। तो 3 कार्य बताए डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के। पहला बताया कि कारकों की पहचान, दूसरा बताया कि कारकों से संबंधित विभिन्न शोधकर्ताओं के सैद्धांतिक रूपरेखाओं में आम सहमति, और आम सहमति के बाद एक सैद्धांतिक रूपरेखा देना या एक संकल्पना का निर्माण करना। तो 3 कार्य बता दिए डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के। सी राइट मिल्स की हम बात करें तो इन्होंने सी राइट मिल्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का महत्व के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, सी राइट्स मिल के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो इन्होंने क्या क्या महत्व बताए, एक एक पर हम चर्चा करें। तो पहला महत्व बताया कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ये सामाजिक वास्तविकता है। सामाजिक वास्तविकता है। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक वास्तविकता है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत कुछ संस्थाओं और कुछ कार्यों को तो उचित ठहराता है, बाकी को अमान्य ठहराता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक वास्तविकता है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत कुछ कार्यों व संस्थाओं, कुछ कार्यों व संस्थाओं को मान्य ठहराता है, मान्य ठहराता है, और बाकी को अमान्य, बाकी को अमान्य या बाकी पर प्रहार करता है, बाकी को अमान्य ठहराता है या उस पर प्रहार करता है। तो सामाजिक वास्तविकता है जो कुछ ही संस्थाओं को, कुछ ही कार्यों को मान्य ठहराता है, वैधता प्रदान करता है। दूसरा महत्व इन्होंने बताया कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ये नीति शास्त्र है। राजनीतिक सिद्धांत नीति शास्त्र है, अर्थात आदर्शों की रूपरेखा है, अर्थात आदर्शों की रूपरेखा है। राजनीतिक सिद्धांत एक नीति शास्त्र है, आदर्शों की रूपरेखा है, यानी इसमें कुछ मानक मूल्य आदर्श हैं,
उनकी रूपरेखा इसमें दी जाती है और जिनके आधार पर विभिन्न मनुष्यों, घटनाओं, संस्थाओं की पहचान की जाती है या उनके बारे में विवरण दिया जाता है, परखा जाता है उनको। तो आदर्शों की रूपरेखा है जिसके आधार पर मनुष्यों, घटनाओं, आंदोलनों को परखा जाता है। यानी कोई भी मनुष्य या घटना या आंदोलन अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है, इस बात को किससे परखा जाएगा? इन आदर्शों की रूपरेखा से परखा जाएगा। और ये आदर्शों की रूपरेखा किसमें दी जाती है? राजनीतिक सिद्धांत में। यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या है? नीति शास्त्र है। अगला महत्व इन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत एक क्रिया है। तो पहला बताया कि सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक वास्तविकता है। दूसरा बताया कि राजनीतिक सिद्धांत नीति शास्त्र है। और तीसरा महत्व सी राइट मिल्स ने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत एक क्रिया है। राजनीतिक सिद्धांत एक क्रिया या प्रक्रिया है। यानी राजनीतिक सिद्धांत एक क्रिया है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुधार, क्रांति, जिसके द्वारा सुधार, क्रांति आदि साधनों का निर्धारण किया जाता है। आदि के साधनों का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यानी समाज में या राज्य व्यवस्था में सुधार कैसे हो, समाज या राज्य व्यवस्था में बदलाव कैसे हो, उसके साधनों का निर्धारण किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। यानी राजनीतिक सिद्धांत एक क्रिया है जिसमें सुधार के, क्रांति के, संस्थाओं के संरक्षण के साधनों का निर्धारण किया जाता है। और चौथा महत्व सी राइट मिल्स ने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत से हम मनुष्य, समाज और इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो अगला महत्व बताया कि राजनीतिक सिद्धांत से हम मनुष्य का, समाज का और इतिहास का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से मानव का, समाज का और इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ये महत्व बताए सी राइट मिल्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि और क्या महत्व हैं राजनीतिक सिद्धांत के इनके अलावा। तो ये सी राइट मिल्स के अनुसार हो गया। अब कुछ और महत्व पे हम चर्चा कर लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के और अन्य महत्व। या उपयोगिता। तो और उपयोगिताओं पर बात करें तो पहली उपयोगिता हम बता सकते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत है, का प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है। यानी विभिन्न जो क्रांतियां हैं, जैसे न्याय से संबंधित क्रांति हो गई, अधिकारों से संबंधित क्रांति हो गई, इनका जो प्रेरणा स्रोत है वो हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत से प्राप्त होता है। राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो विभिन्न विचारक हैं, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने विचार हमें दिए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम कोई ना कोई क्रांति करते हैं। तो ये विभिन्न जो ऐतिहासिक क्रांति हुई है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हुई, तो इनका कहीं ना कहीं जो प्रेरणा स्रोत है वो राजनीतिक सिद्धांत से मिलता है। तो राजनीतिक सिद्धांत है ये विभिन्न ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत है। इसी के संबंध में लेस्ली स्टेफन ने कहा है, लेस्ली स्टेफन कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन आने वाले राजनीतिक दर्शन नई नई क्रांति, नई नई
क्रांति की संतान है, क्रांति की संतान है, संतान है और आने वाली क्रांति का संदेश है, और आने वाली क्रांति का संदेश है, का संदेश है। राजनीतिक दर्शन नई नई क्रांति की संतान है और आने वाली क्रांति का संकेत है। ये किसने कहा? लेस्ली स्टेफन ने। वहीं हम बात करें डेनिंग की, डनिंग या डेनिंग की, डनिंग या डेनिंग की। इन्होंने लिखा, जब कोई राजनीतिक प्रणाली, जब कोई राजनीतिक प्रणाली, जब कोई राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है, जब कोई राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है, ढल जाती है, तो यह उस प्रणाली के, यह उस प्रणाली का मृत्यु संकेत है, मृत्यु संकेत है। जब भी कोई प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है तो यह उस प्रणाली के लिए मृत्यु का संकेत है। ये किसने कहा? डेनिंग महोदय ने। तो पहला महत्व जिस पे हमने चर्चा की वो पहला महत्व है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत है। अगले महत्व पर बात करें। अगले महत्व पर हम चर्चा करें तो अगला महत्व है कि राजनीतिक सिद्धांत परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत परस्पर सम्मान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन देते हैं, सहिष्णुता को प्रोत्साहन देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत परस्पर सम्मान को और परस्पर सहिष्णुता को प्रोत्साहन देते हैं। अगला महत्व बता सकते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत हैं परिभाषिक जो शब्दावलियां हैं उनका अर्थ बताते हैं, अर्थ का निर्धारण करते हैं, साथ ही संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत परिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ निर्धारण करते हैं, अर्थ निर्धारण करते हैं तथा संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं, तथा संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत परिभाषिक शब्दावलियों का तो अर्थ निर्धारण करते हैं, जैसे मार्क्सवाद शब्दावली आ गई, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, ऐसी जो शब्दावलियां हैं इनका अर्थ निर्धारण राजनीतिक सिद्धांत करता है। विभिन्न जो संकल्पनाएं हैं जैसे प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था, मानवीय गरिमा आदि जो संकल्पनाएं हैं इनका स्पष्टीकरण कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत करता है। डी रफेल की हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, डी रफेल की पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी,
प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। 1976 की पुस्तक है डी रफेल की, और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण का कार्य घर की सफाई जैसा है। तो डी रफेल ने लिखा अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी में कि संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण घर की सफाई जैसा कार्य है, घर की सफाई जैसा कार्य है। तो डी रफेल ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी में, जो 1976 में आई थी ये पुस्तक, इसमें लिखा है कि राजनीतिक संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण का जो कार्य है ये घर में सफाई करने जैसा है, घर की सफाई जैसा है। अगले महत्व की चर्चा करते हैं। अगला चौथा महत्व कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास की व्याख्या करने में और सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास की व्याख्या करने में सहायक होता है और इतिहास की व्याख्या के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण करने में भी सहायक होता है। यानी जो बीत चुका है उसकी व्याख्या करेंगे और उस व्याख्या के आधार पर, यानी पहले क्या हुआ है उसकी समालोचना करेंगे, हम व्याख्या करेंगे कि उसमें की वजह से क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और उस अच्छाई और बुराई को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का हम पुनर्निर्माण करेंगे। यानी इतिहास की व्याख्या से हम सीख लेंगे और वर्तमान समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत इतिहास की व्याख्या करने में सहायक होता है, साथ ही समाज के पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है, समाज के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। इससे राजनीतिक तर्क के निर्माण में और परीक्षण में सहायता मिलती है। राजनीतिक तर्क के निर्माण व परीक्षण में सहायता मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक तर्क के निर्माण में और राजनीतिक तर्क के परीक्षण में हमें सहायता मिलती है। अगले महत्व की हम बात करें तो अगला महत्व है कि राजनीतिक सिद्धांत जो विभिन्न शासन प्रणालियां हैं, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करता है। विभिन्न शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करता है, प्रदान करता है। यानी विभिन्न जो शासन प्रणालियां हैं उनको वैधता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। यानी जैसे प्लेटो ने राजतंत्र को सर्वोत्तम बताया, तो राजतंत्र को सर्वोत्तम बताने के लिए उन्होंने विभिन्न तर्कों का प्रतिपादन किया। जैसे अरस्तु ने संयत पॉलिटी या संयत प्रजातंत्र, जिसको पॉलिटी कहा, पॉलिटी को श्रेष्ठ बताया, यानी संयत प्रजातंत्र को श्रेष्ठ बताया। तो उसके बारे में विभिन्न तर्क दिए उन्होंने। तो किसी भी शासन प्रणाली को वैधता प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत करता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तनों को समझने में सहायक होता है। परिवर्तनों को समझने
व्याख्या करने में सहायक होता है, व्याख्या करने में सहायक होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत समाज में होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन हैं ये क्यों हो रहे हैं इसको समझने में सहायक होता है, क्योंकि उससे संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत दे रखे हैं उनका अध्ययन करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि परिवर्तन क्यों हुआ, और उन सिद्धांतों के आधार पर हम परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने में राजनीतिक सिद्धांत सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलनों में सहायक होता है, राष्ट्रीय आंदोलनों में सहायक होता है। और हम महत्व की हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है, राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। और कुछ महत्व की हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक विज्ञान किसी भी विषय वस्तु की वैज्ञानिक व्याख्या करने में सहायक होते हैं। किसी भी सिद्धांत की विषय वस्तु की व्याख्या करने में, वैज्ञानिक व्याख्या करने में राजनीतिक सिद्धांत सहायक होता है। और हम महत्व की बात करें तो राजनीतिक संस्थाओं, विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, साथ मानव व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं और मानव व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। तो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं और मानव व्यवहार का अध्ययन करने में राजनीतिक विज्ञान सहायक, राजनीतिक सिद्धांत सहायक होता है। राजनीतिक विचारधाराओं की भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। राजनीतिक विचारधाराओं की भविष्यवाणी करने में सहायक है, करने में सहायक है। तो राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनकी भविष्यवाणी भी करने में सहायक है। तो ये कुछ महत्व है राजनीतिक सिद्धांत के जिन पे हमने चर्चा की। तो महत्व हो गए, आगे चर्चा करें हम। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व हो गया। राजनीतिक सिद्धांत के दो अंग राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान हो गया। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान नहीं है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान नहीं है या राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है। कल हमने बात की थी प्रकृति को लेकर, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को लेकर। तो तीन प्रकृतियां हमने पढ़ी थी कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है। इतिहास जॉर्ज एच सेबाइन ने माना था और विज्ञान डहल ने माना था और लियो स्टार्स ने दर्शन माना था। लेकिन कुछ विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान नहीं मानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है। तो समर्थक विद्वानों की हम बात करें, वो समर्थक विद्वान जो राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान नहीं मानते हैं, तो ये है चार्ल्स बियर्ड है, चार्ल्स बियर्ड, मैटलैंड, बकल, ओस्मोस, चार्ल्स बियर्ड, मैटलैंड, बकल, ओस्मोस
J.S. मिल, J.S. मिल आदि। नाम ध्यान रखिए कि कभी सीधा नाम देकर ही पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बियर्ड, मैटलैंड, बकल, ओस्मोस और J.S. मिल हैं जो राजनीति सिद्धांत को विज्ञान नहीं मानते हैं। इसमें इस मैटलैंड का तो एक प्रसिद्ध वाक्य भी है। इन्होंने कहा कि जब भी मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से नहीं बल्कि इसके शीर्षक से खेद होता है। बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो मैटलैंड ने लिखा कि जब मैं राजनीति विज्ञान परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, जब मैं राजनीतिक विज्ञान परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से नहीं बल्कि शीर्षक से खेद होता है, बल्कि शीर्षक से खेद होता है। मुझे प्रश्नों से नहीं बल्कि शीर्षक से खेद होता है, ये लिखा है मैटलैंड ने। वहीं बर्क की बात करें तो बर्क लिखता है कि जैसे सौंदर्य शास्त्र विज्ञान नहीं है वैसे ही राजनीति का भी विज्ञान नहीं है। तो बर्क भी इसके समर्थक हैं, बर्क भी इसको विज्ञान नहीं मानते हैं। और बर्क ने लिखा है जैसे सौंदर्य शास्त्र विज्ञान नहीं है वैसे राजनीति का विज्ञान नहीं है, वैसे राजनीति का विज्ञान नहीं है, वैसे राजनीति का विज्ञान नहीं है। तो बर्क ने लिखा है कि जैसे सौंदर्य शास्त्र का विज्ञान नहीं है वैसे ही राजनीति का भी विज्ञान नहीं है। तो ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को विज्ञान नहीं माना है। इसके बाद हम बात करें, कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो राजनीति को विज्ञान न मानकर कला मानते हैं। तो कला मानने वाले विद्वान यानी राजनीति सिद्धांत को कुछ विचारकों ने या कुछ विद्वानों ने कला माना है, उसकी भी हम बात कर लें। राजनीतिक सिद्धांत कला है, राजनीतिक सिद्धांत कला है। अब इसके समर्थक विचारकों की हम बात करें तो इसके समर्थक विचारक हैं बकल है, ब्लंटसली है, फ्रेडरिक पोलक है। ब्लंटसली, बकल और फ्रेडरिक पोलक और इसके अलावा बिस्मार्क आदि। तो बकल, ब्लंटसली, फ्रेडरिक पोलक और बिस्मार्क आदि ये विचारक हैं जो राजनीति को कला मानते हैं। इसके संबंध में हम बात करें बिस्मार्क की। तो बिस्मार्क ने कहा कि राजनीति विज्ञान नहीं कला है, राजनीति विज्ञान नहीं कला है, विज्ञान नहीं कला है। बिस्मार्क ने कहा है कि राजनीति विज्ञान नहीं कला है। तो विज्ञान के बजाय कला मानने वाले बकल, ब्लंटसली, फ्रेडरिक पोलक और बिस्मार्क ने कहा कि राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि कला है। कैटलिन की हम बात करें तो कैटलिन ने राजनीति को विज्ञान, कला और दर्शन तीनों माना है। कैटलिन की हम बात करें, तो कैटलिन ने राजनीति
राजनीति सिद्धांत को विज्ञान भी माना है, कला भी माना है और दर्शन भी माना है। तो कैटलिन महोदय ने राजनीति सिद्धांत को विज्ञान, कला और दर्शन तीनों ही माना है। तो तीनों मानने वाले विचारक का नाम पूछ लिया जाता है तो वो है कैटलिन महोदय। वहीं हम बात करें अर्नाल्ड ब्रेच की। अर्नाल्ड ब्रेच की ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन, ये जो तीनों शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, यानी ये तीनों शब्द हैं ये अलग अलग हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत के दो अंग या शाखाएं हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। लेकिन अर्नाल्ड ब्रेच कहता है कि नहीं, ये तीनों ही अलग अलग हैं, एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। तो अर्नाल्ड ब्रेच का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पर्याय नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है, ऐसा मानना है अर्नोल्ड ब्रेच का। तो ये बातें हो गई राजनीतिक सिद्धांत और उसके अर्थ को लेकर, उसकी उपयोगिता को लेकर। जो आपका फर्स्ट ही चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उसकी उपयोगिता, तो उससे संबंधित बातें लगभग हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। कुछ बातें और बच जाती हैं तथ्य और मूल्य के विवाद को लेकर और राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को लेकर। तो तथ्य मूल्य विवाद और राजनीतिक सिद्धांत का पतन, ये हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण जब पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण जो आपके ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में डाल रखा है, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, उसके साथ पढ़ेंगे। तो अब अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर करेंगे और उन्हीं में हम शामिल करेंगे तथ्य मूल्य विवाद को, राजनीतिक सिद्धांत के पतन को। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उपयोगिता वाला जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट मान सकते हैं। कुछ बातें जो बचती हैं वो ऐसे परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें किसी शब्द को लेकर या कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। राजनीति और विज्ञान मानने वाले राजनीति को विज्ञान मानने वाले, शायद ये लिखा है हंसराज जी ने, राजनीति को विज्ञान मानने वाले डहल और डेविड ईस्टन हैं जो राजनीति को विज्ञान मानते हैं। ठीक है, करें क्लास को समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, वो संडे के टेस्ट की हम बात करें तो अब की बार संडे का जो टेस्ट होगा उसमें लास्ट जो थिंकर हुआ था राम मनोहर लोहिया, उसी को पूछा जाएगा। केवल एक थिंकर से पूछेंगे और ये जो राजनीतिक सिद्धांत का जो इस वीक में हमने पढ़ा है और अगले वीक में जब परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण वगैरह पे चर्चा कर लेंगे तो इन सब का एक साथ टेस्ट ले लेंगे अगले वीक में। तो अब की बार केवल राम मनोहर लोहिया आएगा टेस्ट में। तो संडे को टेस्ट होगा, सभी टेस्ट दें। सभी को धन्यवाद और गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तो कहीं से भी
जो भी आपके पास बुक है उसमें एक बार परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को हल्का सा देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसमें कुछ शब्द हैं जो बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो एक बार पढ़ने से पहले आप ज़रूर उनको पढ़ लें ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएं। धन्यवाद। गुड नाइट।